प्रियंका गांधी के गुरु यानी कांग्रेस के गुरु पर क्यों फिदा हुए प्रधानमंत्री मोदी, क्यों कसीदे पढ़ने लगे, इसके पीछे का इतना बड़ा चुनावी गणित है जो आपको जरूर से जरूर हैरान कर देगा। मैं आपको वही आज के रिमझिम के 5 पॉइंट्स में बताने वाली हूँ। सबसे पहला यही रहेगा कि बीजेपी के लिए क्यों जरूरी है कांग्रेस के गुरु यानी आचार्य प्रमोद कृष्णम। दूसरा, मोदी आचार्य के बयानों से सब हैरान क्यों हैं। आज कल्कि धाम पहुंचे थे प्रधानमंत्री मोदी शिलान्यास करने कल्कि धाम का, और उसके ट्रस्टी हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, और उस पर जो इन दोनों के बयान आए हैं वो सबको हैरान कर देने वाले हैं। तीसरा, कांग्रेस ने आचार्य प्रमोद कृष्णम को क्यों निकाला था। चौथा, यूपी का चुनावी गणित क्या है। और पांचवा, आखिर क्या है कल्कि अवतार की कहानी जो कल्कि धाम से जुड़ी हुई है, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप इस मैप पे नजर डालिए। ये है संभल, संभल के इधर मुरादाबाद, ये रामपुर, ये बरेली, ये बदायूं, और ये जो पूरा आप देख रहे हैं चौकोर में, तो इसको साधने की बीजेपी की कोशिश है। वो कैसे साधेगी वो मैं आपको गणित समझा के आगे बताऊंगी। फिर एक और मैप देख लीजिए, पूरा उत्तर प्रदेश का मैप है, और जो संभल जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, जहां पर कल्कि धाम है, वो इस तरफ है, यानी आप इसको वेस्ट यूपी में समझिए। फिर तीसरा, ये मैं आपको दिखा रही हूँ सैटेलाइट तस्वीर, ये कल्कि धाम जो कि 5 एकड़ में बनने वाला है, इसके लिए पूरा इलाका है। ये एक इसका श्री कल्कि धाम का कॉर्पोरेट ऑफिस है। फिर आप इधर आ जाइए, इसके बगल में ये छोटी मस्जिद है, और अगर आप थोड़ा सा इधर आ जाएंगे तो ये बड़ी जामा मस्जिद है। इसके पीछे की भी एक कहानी है जो आपको आगे पता चलने वाली है। तो सबसे पहला पॉइंट मेरा यही रहने वाला है कि आखिर बीजेपी के लिए क्यों जरूरी है कांग्रेस के गुरु। तो देखिए, सबसे पहले मैंने अभी आपको तस्वीरें बताई कि संभल के कल्कि धाम में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, और जो ये कल्कि धाम है उसके ट्रस्टी हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो कि कांग्रेस के आचार्य कहलाते हैं। फिलहाल पार्टी ने उनको 6 साल के लिए निकाल दिया है, और आचार्य ने भी अपने नाते 40 साल का नाता उनसे तोड़ दिया है। संभल विधानसभा 1996 से एसपी के पास है, यानी समाजवादी पार्टी के पास है, अखिलेश यादव के पास है। संभल विधानसभा की बात कर रही हूँ। अभी तक यहाँ पर बीजेपी 1996 से जीत नहीं पाई है। तो गणित तो साफ है कि वोट बैंक साधना है, संभल साधना है। और इसके जो एसपी के पास है यानी एमएलए जो हैं वो 1996 से देखिए इकबाल महमूद हैं। और ये जो पूरा संभल इलाका है, इसमें अगर मैं मुस्लिम पॉपुलेशन की बात करती हूँ तो वो 77% है, और अगर हिंदू पॉपुलेशन की बात करती हूँ तो वो 22% है। अब आप संभल की लोकसभा पे आ जाइए, वो भी समाजवादी पार्टी के पास है, यानी अखिलेश यादव के पास है। और कौन है एमपी? शफीकुर रहमान बर्क, और उनका ये गढ़ है। और मैं आपको बता दूं कि ये पूरे भारत में सबसे उम्र दराज एमपी हैं, तो ये उनका गढ़ है। और पहले ये मुलायम सिंह यादव का गढ़ रह चुका है। आप देख लीजिए, पूरी मुस्लिम पॉपुलेशन है यहाँ पर। अब आगे आइए, 2014 में बीजेपी सिर्फ एक बार जीती है। मैं लोकसभा चुनावों की बात कर रही हूँ। 2014 में संभल में बीजेपी सिर्फ एक बार जीती है, वो भी सिर्फ 5000 वोटों से। और 2014 में ही आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ा था। किसकी टिकट पे? कांग्रेस की टिकट से, और उन्होंने 16000 वोट जीते थे। 2000 का वही ये चुनाव है जिसमें बीजेपी जीती थी सिर्फ 5000 वोटों से, और उसमें कांग्रेस से आचार्य प्रमोद कृष्णम भी लड़े थे। उन्होंने 16000 वोट काटे थे लेकिन जीत नहीं पाए थे। 2019 में बीजेपी इतने, देखिए तकरीबन 2 लाख वोट हैं ये 2019 में। बीजेपी तकरीबन 2 लाख से एसपी से आ रही, यानी जो पिछले लोकसभा चुनाव हुए थे समाजवादी पार्टी से, वो इतने डिफरेंस से हार गई है। तो आप देख लीजिए कि इस बार संभल को साधना बीजेपी के लिए क्यों जरूरी हो जाता है। और क्योंकि आचार्य प्रमोद कृष्णम वहां का एक बड़ा चेहरा है, तो अगर उनका साथ मिल जाता है तो बीजेपी संभल साध लेगी। अब आप आइए, पहले आप एक और मैप देखिए, अगले पॉइंट देखिए। मैंने शुरुआत में आपको ये मैप दिखाया था कि संभल की तो आपको राजनीति समझ में आ गई कि क्यों बीजेपी को साधना है, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है, और अगर आचार्य प्रमोद कृष्णम के साथ प्रधानमंत्री मोदी यानी बीजेपी आ जाती है तो उनको यहाँ पर फायदा हो सकता है वोट्स का। अब मैं बात करूंगी मुरादाबाद। आप अच्छे से लोकेशन देख लीजिए, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं। तो मैं इन चारों की आगे वाले पॉइंट में बात करने वाली हूँ। हम आगे बढ़ते हैं, ये सब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अब आप मुरादाबाद पे आइए। तो मुरादाबाद के अभी जो हैं वो एसटी हसन है एसपी से, जो जीते हुए हैं। रामपुर के आजम ने जीता था 2019 में, लेकिन जब उपचुनाव हुए तो फिर बीजेपी जीत गई क्योंकि आजम खान का वहां से पत्ता कट गया था।
बरेली अभी बीजेपी के पास है और जो है एमपी वो है संतोष गंगवार। बदायूं भी बीजेपी के पास है, संघमित्रा मौर्य वहां से है। लेकिन अब आगे आने वाले समय में, क्योंकि संघमित्रा मौर्य कौन है, स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी, और अगर आपको पता है स्वामी प्रसाद मौर्य ने अब नई पार्टी बना ली है तो शायद बीजेपी संघमित्रा मौर्य को टिकट दे न दे। तो जो दूसरे नंबर पे रनर अप आए थे वो थे धर्मेंद्र यादव। तो अब शायद बदायूं पे भी धर्मेंद्र यादव अच्छा खासा बीजेपी को टक्कर देने वाले हैं। तो बदायूं रीजन भी थोड़ा सा बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाता है। बरेली से तो बीजेपी जीतती आ रही है। रामपुर में अब उपचुनाव में बीजेपी जीत गई, लेकिन अब आगे क्या होता है रामपुर में वो पता चलेगा। और मुरादाबाद तो एसपी के पास है ही, संभल की राजनीति आप समझ चुके हैं। तो ये सभी क्षेत्र जो हैं वो मुस्लिम और यादव बहुल इलाके हैं। निकल आया मंदिर मस्जिद का एंगल, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अब ये भी कहा जा रहा है कि 500 साल पहले ये जो पूरा इलाका है इधर बाबर ने मंदिर तुड़वा दिया था। पहले से ही वहां पर कल्कि मंदिर था, लेकिन बाबर ने तुड़वाकर वहां पर मस्जिद बना दी थी। लोकेशन में भी मैंने आपको दिखाया था कि कैसे उसके आसपास, ये देखिए कल्कि धाम यहाँ पर बनने वाला है, 5 एकड़ की जमीन है, 5 साल में बनेगा। इसके इधर छोटी मस्जिद है और इधर आपकी बड़ी जामा मस्जिद है। तो ये भी एंगल निकल कर आया है, लेकिन इसके बारे में और विस्तार से आगे वाले पॉइंट में आपको पता चलेगा। तो दूसरा है कि मोदी आचार्य के बयानों से सब हैरान क्यों हैं। तो सबसे पहले आप प्रधानमंत्री मोदी की बाइट सुनिए और उसके बाद आप आचार्य प्रमोद कृष्णम की बाइट सुनिए कि कैसे एक दूसरे के कसीदे पढ़े जा रहे हैं। आज श्री कल्कि धाम की आधारशिला प्रधानमंत्री जी के करकमलों द्वारा रखी गई। प्रधानमंत्री जी ने जो उद्बोधन किया, जिस भाव से पूजन किया, प्रधानमंत्री ने जिस श्रद्धा से पूजन किया, श्री कल्कि धाम की धरती को नमन किया। मैं और योगी जी साथ थे, जहां भगवान के धाम की आधारशिला रखी गई है, उस भूमि को नमन किया। मैं ऐसा मानता हूं कि ना अतीत में और ना भविष्य में नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। तब उन्होंने कहा कि हर किसी के पास कुछ न कुछ देने को होता है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सिर्फ भावना व्यक्त कर सकता हूं। प्रमोद जी, अच्छा हुआ कुछ दिया नहीं, वरना जमाना ऐसा बदल गया है कि अगर आज के युग में सुदामा श्री कृष्ण को एक पोटली में चावल देते, वीडियो निकल आती, सुप्रीम कोर्ट में पीआई हो जाती और जजमेंट आता कि भगवान कृष्ण को भ्रष्टाचार में कुछ दिया गया और भगवान कृष्ण भ्रष्टाचार कर रहे थे। इस व्यक्त में हम जुगर रहे और इसे अच्छा है कि आपने भावना प्रकट की और कुछ दिया नहीं। अब तीसरा आपके लिए जानना जरूरी है कि आखिर कांग्रेस ने आचार्य को क्यों निकाला था, इनका राजनीतिक सफर क्या है, आखिर ये कौन है। तो ये छोटी सी मैंने विस्तार से आपके लिए हिस्ट्री तैयार की, इस पॉइंट में जल्दी से देखिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम को हाल ही में कांग्रेस ने पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाकर 6 साल के लिए पार्टी से निकाला है। आचार्य ने कांग्रेस के साथ अपने 40 साल पुराने जुड़ाव को ये कहते हुए खत्म कर लिया कि राम और राष्ट्र के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। आचार्य ने 40 साल पहले राजीव गांधी से वादा किया था कि आजीवन कांग्रेस में रहेंगे। उस वक्त आचार्य सिर्फ 16-17 साल के थे, लेकिन अब पीएम मोदी के कारण उनको ये वादा तोड़ना पड़ा। इस विदाई के लिए भी आचार्य कांग्रेस को ही दोष देते हैं। 4 जनवरी 1965 को बिहार में एक ब्राह्मण परिवार में पैदा होने वाले प्रमोद कृष्णम ने राजनीति विज्ञान की पढ़ाई की है। इन्होंने अपने जीवन में राजनीति और अध्यात्म दोनों से नाता रखा। राजनीति इनके पेशेवर जीवन में दिखता है तो अध्यात्म निजी जीवन में। आचार्य प्रमोद कृष्णम का सार्वजनिक जीवन कल्कि भगवान के इर्द गिर्द घूमता है। 1990 में उत्तर प्रदेश के संभल में उन्होंने कल्कि फाउंडेशन की स्थापना की। लेकिन प्रमोद कृष्णम धर्म की अपनी रुचि को सनातन से आगे ले गए। इस्लाम पर उनकी गहरी पकड़ है। यही वजह है कि प्रमोद कृष्णम शायरी भी करते हैं और कभी इनके जलसों में नबी और अली के भी नारे लगते हैं। करबला की लड़ाई को वो किसी मौलाना से भी अच्छी व्याख्या करके बता सकते हैं। एक वीडियो में वो कहते हैं, वो यूट्यूब पे बहुत वायरल है, कि मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं, सहारा बेसहारों का, खुदा के वो दुलारे हैं, समझकर तुम फकत अपना, उन्हें तकसीम न करना, नबी जितने तुम्हारे हैं,
हैं न भी उतने हमारे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में राजनाथ सिंह के खिलाफ उतारकर कांग्रेस ने कृष्णम को बड़ी जिम्मेदारी दी थी। इस चुनाव में राजनाथ, सपा की ओर से शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा, ये दोनों रेस में थे। इस इलेक्शन में करीब 2 लाख वोट पाकर आचार्य प्रमोद कृष्णम तीसरे स्थान पर रहे थे। कांग्रेस के टिकट पर वो 2 बार लड़े हैं, एक 2014 संभल से और एक 2019 में। कांग्रेस की टिकट पर उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन कुछ महीनों से उनका मोह भंग होना स्टार्ट हो गया था। आचार्य प्रियंका गांधी के राजनीतिक गुरु थे। प्रमोद कृष्णम के अनुसार वे कांग्रेस के कई फैसलों जैसे धारा 370 हटाने का विरोध, 3 तलाक हटाने का विरोध, इससे सहमत नहीं थे, लेकिन वो चुप रहे और अपमान सहकर भी कांग्रेस में बने रहे। उनका दावा है कि पार्टी उन्होंने नहीं छोड़ी, पार्टी ने उन्हें छोड़ा है। प्रमोद कृष्णम का आरोप है कि कांग्रेस और राहुल गांधी के आसपास कुछ ऐसे लोग जमा हो गए हैं जो हिंदुत्व के खिलाफ अनर्गल बयान को ही राजनीति समझते हैं। इसी का जिक्र करते हुए उन्होंने डीएमके नेता उदयनिधि का उदाहरण भी दिया, जिन्होंने सनातन की तुलना डेंगू मलेरिया से की थी। कृष्णम मानते हैं कि कांग्रेस के पतन का एक कारण तुष्टीकरण की राजनीति भी है। चौथा है कि आखिर यूपी का सियासी गणित क्या कहता है। तो सबसे पहले आप देखिए 2019 के लोकसभा नतीजे। इसमें क्या है, कुल सीटें 80, बीजेपी ने जीती 62, बीएसपी के पास आई 10 यानी मायावती की पार्टी, एसपी अखिलेश यादव 5 और एडीएस 2 और कांग्रेस के पास सिर्फ 1। अब अगर हम विधानसभा नतीजे देखते हैं तो कुल सीटें कितनी हैं, 403, बीजेपी के पास आई 255, एडीएस के पास 12, निषाद 6, ये एनडीए गठबंधन हो गया आपका। अब आगे बढ़िए, एसपी ने जीती 111, आरएलडी ने 8 और एसबी ने 6। तो ये आपका एसपी के साथ जो गठबंधन करके पार्टियां लड़ी। और फिर आ जाइए, कांग्रेस ने मात्र 2 जीती, बीएसपी ने 1 और अदर्स के खाते में आई 2। अब पांचवा आप देख लीजिए कि आखिर क्या है कल की अवतार की कहानी। और जो ये जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ये वेदों के हिसाब से हैं, जो माइथोलॉजी में कहा जाता है। तो देखिए, कल की मंदिर विष्णु के 10वें और आखिरी अवतार को समर्पित है। ये संबल में है। कलयुग के अंत में ऐसा कहा जाता है कि कलयुग के अंत में विष्णु भगवान के जो 10वें अवतार है वो संबल में प्रकट होंगे और इसकी तारीख, समय, सब कुछ डिसाइडेड है। विष्णु यशा नामक ब्राह्मण परिवार के घर में जन्म लेंगे कल की भगवान और सफेद घोड़े पर सवार होंगे। और मैं आपको बता दूं कि ऐसा कहा जाता है कि कलयुग के टोटल जो हैं वो 4,32,000 साल हैं, जिसमें से 5,000 कुछ ऑलरेडी निकल चुके हैं। और ये आंकड़ा देखिए सामने कि इतने बचे हुए हैं। तो इतने सालों के बाद कल की भगवान का अवतार होगा। मंदिर में जो अभी बनने वाला है 5 एकड़ में, जिसका शिलान्यास किया है प्रधानमंत्री मोदी ने, मंदिर में 10 गर्भगृह होंगे। वही गुलाबी पत्थर यूज होगा जो कि राम मंदिर और सोमनाथ मंदिर में यूज किया गया है। स्टील या लोहे का इस्तेमाल नहीं होगा। 5 एकड़ में बनेगा और अभी कम से कम 5 साल लगेंगे। आचार्य ने करीब 18 साल पहले संकल्प लिया था, क्योंकि वो वहाँ के ट्रस्टी हैं, कि मैं कल की धाम बनवाऊंगा जहाँ पे विष्णु के 10वें अवतार का जन्म होने वाला है, क्योंकि वो भी उनको आराध्य मानते हैं, यानी कल की भगवान को आराध्य मानते हैं। संबल में 500 साल पहले था कल की मंदिर। ये कहानी मैं आपको बता चुकी हूँ कि ऐसा दावा किया जाता है कि बाबर ने मंदिर तोड़कर यहाँ पर मस्जिद बनवा दी थी और अब इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल भी निकल कर आ गया है। बहुत कम लोगों को पता है कि मुगल शासक बाबर ने अपने जीवन काल में कुल 3 मस्जिदों का निर्माण करवाया, जिसमें अयोध्या में बाबरी मस्जिद, पानीपत में काबुली बाग मस्जिद और संभल की शाही जामा मस्जिद शामिल है। और मैं जिस बात की बात कर रही थी कि कल की अवतार का जन्म होगा, तो वो 7 चिरंजीवी जो कि है अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम, इनके साथ मिलकर कल की भगवान कलयुग का अंत करेंगे। ये 7 चिरंजीवी किसी न किसी रूप में अभी धरती पर मौजूद हैं और जब तक कल की भगवान नहीं आते वो जिंदा रहेंगे। तो देखिए, इस पूरे शो से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि प्रधानमंत्री मोदी यानी बीजेपी कोई भी कदम लेती है तो उसके पीछे चुनावी गणित होता ही होता है। अब ये सब करके प्रधानमंत्री मोदी जो आचार्य प्रमोद कृष्णम के कसीदे पढ़ रहे हैं, तो उसमें चुनावी फैक्टर यही था कि भैया संबल को साधना है। जो ये लोग कह रहे हैं इस बार 400 पार एनडीए का, तो कहीं ना कहीं प्लान यही है। अब आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए, रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।